तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। आज है 17 दिसंबर। आज की न्यूज़ इन अ नटशेल में हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, $37.8 बिलियन को टच कर चुका है। अब ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है कि जो हम ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें इंपोर्ट हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और जो एक्सपोर्ट है बहुत कम कर रहे हैं। तो जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो अभी हमारा इंपोर्ट बढ़कर हो चुका है $70 बिलियन। अब उसमें से अगर आप ये जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है $37.8 बिलियन को माइनस करोगे तो आपको एक्सपोर्ट पता चल जाएगा। अब इस न्यूज़ की मोटी मोटी अगर बात करी जाए तो इसमें देखा गया कि गोल्ड का जो इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो भी बढ़ चुका है। अब गोल्ड का इंपोर्ट क्यों बढ़ा है? क्योंकि रिसेंटली हमें पता है कि अभी दिवाली जैसा फेस्टिवल आया था, धनतेरस आया था, लोग गोल्ड खरीदते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करी जाए तो ये टाइम होता है जब बहुत ज़्यादा वेडिंग्स होती है। वेडिंग सीजन की वजह से ही देखा जाए तो गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ गया, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ चुका है। इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ मुझे याद आ रही है कि अडानी और अंबानी दोनों के दोनों अब $100 बिलियन का जो उनका एक थ्रेश होल्ड था उससे अब कम हो चुके हैं उनकी नेटवर्थ। एंड वन ऑफ द रीजंस कुड बी फॉर अंबानी कि उन्होंने वेडिंग में कुछ ज़्यादा पैसे उड़ा दिए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, टॉकिंग अबाउट अडानी, तो अडानी जी के ऊपर तो अभी एसईसी ने बहुत ज़्यादा डंडा दे रखा है, तो इस वजह से हो सकता है कि उनकी नेटवर्थ पर इससे इम्पैक्ट पड़ा हो। अब इसके बारे में अगर हम ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो फिजिकल डेफिसिट के बारे में भी ज़रूर बात करनी इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल डेफिसिट नॉर्मली अगर इसको मोटा मोटा देखा जाए, इफ़ वी गो बाय द डेफिनेशन ऑफ क्लास 12th और 11th, तो इट इज़ बेसिकली द एक्सेस ऑफ ट्रेड, इट्स द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। तो ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है। बट इसका अगर सार देखा जाए तो वो क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू को माइनस करके जो फिगर आएगा, अगर वो पॉजिटिव हुआ तो डेफिसिट होगा, क्योंकि वो बताते हैं कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हमारे रेवेन्यू से। लेकिन इसमें से हम बोरिंग्स को एक्सक्लूड ही कर रहे हैं। अब रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इनकम की बात नहीं कर रहे। रेवेन्यू मतलब जो भी हमारे पास पैसा आया उसमें से जब आप एक्सपेंडिचर माइनस कर दिए तो जो बचता है वो इनकम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बहुत ही आसान भाषा में बताऊं तो मान लीजिए कि आपकी एक स्वीट्स की शॉप है, ठीक है। अब आपने दिन भर में 80,000 की सेल अपनी कर दी है, मतलब 80,000 का लोगों ने आपसे सामान खरीदा, बट वो आपकी इनकम नहीं हुई, वो आपका रेवेन्यू हुआ। उसमें से आपको रॉ मटेरियल की कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी माइनस करनी पड़ेगी, अपने सैलरी माइनस करनी पड़ेगी। सारी चीज़ें माइनस करने के बाद जो आपके पास अमाउंट बचेगा वो आपका इनकम होगी। तो दैट इज इनकम। बट द होल सेल दैट यू हैव मेड इज योर रेवेन्यू, ठीक है। उसी तरीके से एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर किस कई तरीके का होता है। जो जो चीज़ें मैंने अभी आपको गिनवाई कि सैलरीज हो गई, वेजेस हो गई, और इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस एंड ईच एंड एवरीथिंग, रॉ मटेरियल, ये सब आपके एक्सपेंडिचर हो गए। इनको दोनों को माइनस कर दोगे तो आपकी इनकम आती है। अब इफ यू टॉक अबाउट फिजिकल डेफिसिट, तो गवर्नमेंट के एंगल में बात करेंगे तो फिजिकल डेफिसिट में गवर्नमेंट के एंगल में, अगर क्योंकि फिजिकल का मतलब ही गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, तो एक्सपेंडिचर उसके क्या क्या हो सकता है? एक्सपेंडिचर हो सकता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों टाइप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, फॉर एग्जांपल कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो रही है, कोई न्यू बिल्डिंग क्रिएट हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर कोई न्यू हाईवे क्रिएट हो रहा है, ये सारे हो गए कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज देना या सब्सिडीज देना, ये सारे जो हो गए ये आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए। तो इन दोनों को मिला के ये टोटल एक्सपेंडिचर जो है, टोटल एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, ये सारे आ जाते हैं इन सब के बीच में। अब टोटल रिसीट्स के बारे में बात करेंगे, टोटल रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे, तो इसमें आता है जो आपके टैक्सेस वगैरह होते हैं। टैक्सेस के अलावा जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए ऑप्ट करते हो उससे जो उनकी रेवेन्यू जनरेट होती है वो होती है। इसके अलावा जो चलान होते हैं, फाइन्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें मिलाकर आपके रेवेन्यू रिसीट्स बनते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू टॉक अबाउट कैपिटल रिसीट्स, इसमें होता है कि अगर आपने कोई कैपिटल एसेट जो आपने बना रखा था, अगर आपने उसको सेल आउट कर दिया है तो वो आपका कैपिटल रिसीट हो गया है। इसके अलावा बात करी जाए कोई डिसइन्वेस्टमेंट होती है, वो कैपिटल रिसीट होता है। इसके अलावा अगर आपने कोई बोरिंग करी है तो वो रिसीट होता है। अब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो आपके पास एक फिगर आएगी विच विल ऑल्सो इंक्लूड बोरिंग्स। नाउ बोरिंग्स को रीपे करना होगा हमें, तो उससे अब कई बार होता है बोरिंग्स हमारी बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो ₹100 है, टोटल जो रिसीट है वो ₹80 है, बट बोरिंग्स जो है वो ₹50 और है, तो टोटल रिसीट हो गए 130। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर डेफिसिट तो आएगा ही नहीं। तो इसी वजह से हम बोरिंग्स को हटा देते हैं, क्योंकि बोरिंग्स को तो हमें एनीवे हमें रीपे करना है, वो तो हमारी लाइबिलिटी है। हमें देखना है कि हमारे बलबूते पे कितना हमने एक्सपेंडिचर करा, उसके बदले पे हमारे बलबूते पे हमने कितना रिसीट लिया है। इन दोनों को जब हम देखते हैं और बोरिंग्स वाला पैसा हटा देते हैं तो हमें पता चलता है कि अभी हम कितने ज़्यादा घाटे में हैं, है ना। अगर बोरिंग को जोड़ दोगे तो बोरिंग को जोड़ने के बाद हमारे पास रिसीट तो बढ़ जाएगी, बट यार वो सारे तो पैसे वापस देने हैं ना। हमें बेसिकली फिजिकल डेफिसिट ये बताता है कि हम कितने कर्जे में हैं, हमें कितना ज़्यादा और मेहनत करने की ज़रूरत है, फिर अभी हमारे पास कितनी ज़्यादा लोन लेने की रिक्वायरमेंट है।
तो बेसिकली सारे एक्सपेंडिचर हमारा हमेशा ज़्यादा ही होगी, बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग नेशन। जो डेवलप नेशन होते हैं उनका फिजिकल डेफिसिट बहुत या तो कम होगा या फिर ना के बराबर होगा, हो सकता है हो भी ना, वो फिजिकल सरप्लस में चल रहे हों। बट बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, हमारे खर्चे ज़्यादा हैं विद रिस्पेक्ट टू अवर इनकम, तो टोटल एक्सपेंडिचर नॉर्मली ज़्यादा ही होते हैं, टोटल रिसीट कम होते हैं। बोरिंग को हम हटा देते हैं ताकि हमें पता चले कि फिलहाल वो वाली बोरिंग हटाकर हमें और कितने पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए हम फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं, बोरिंग्स को हटा देते हैं। अब देखा जाए तो फिजिकल डेफिसिट हमें यही बताता है कि पहले वाली बोरिंग को छोड़कर अब हमें इस टाइम बोरिंग की कितनी ज़रूरत है। तो अगर फिजिकल डेफिसिट जो अमाउंट रहेगा दैट मीन्स कि हमें इस पर्टिकुलर टाइम पर इतने और पैसों की ज़रूरत है। ओके, दैट इज इट फ्रॉम माई साइड अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज़। नाउ इसके अलावा कुछ और बात करी जाए तो फिजिकल डेफिसिट का हमारा टारगेट है कि हम उसको 4.5 लेकर आए बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग द टारगेट दैट वी हैव इज 5.1, अराउंड 5% के आसपास है। नेक्स्ट बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वी आर ट्राइंग टू टेक इट टू 4.5% ऑफ आर जीडीपी। अभी जो है वो अराउंड 5.5 के आसपास है, तो हम चाहते हैं कि कम हो। अब कम ही चाहेंगे ना, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट है, मतलब हमें पहले के टाइम पर हम बहुत ज़्यादा हमें लोन लेना पड़ रहा था हर साल एज कम्पेयर टू अवर जीडीपी। नाउ जीडीपी हमारी ग्रो हो रही है बट वी ऑल्सो वांट टू डिक्रीज द फिजिकल डेफिसिट। हम चाहते हैं कि हम खुद ही सेल्फ रिलायंट हो, उसी एज की तरफ ही, उसी दिशा की तरफ ही तुम जा रहे हो, उसी पॉइंट की तरफ। तो दैट इज वाई वी हैव सेट अ टारगेट टू reduce our fiscal deficit to 4.5% of our GDP by the end of next financial year, that is financial year 26. Now let's go to the next news. मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट बोल रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि आपने जो ELI स्कीम निकाली थी बजट में, एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव, उसका जो बजट है वो इस पर्टिकुलर ईयर के लिए थोड़ा सा कम कर दिया जाए। और इसका मतलब ये नहीं कि स्कीम को अच्छे से इंप्लीमेंट करना हो, वो कह रहे हैं कि इतने कम बजट में ही हम इसको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिकली जब ये स्कीम आई थी तो ये आई थी कुछ 7 सालों के लिए, 2031 तक के आसपास के आई थी, और इसके अंदर जो आउटले था वो था 1.07 लाख करोड़ रुपीज़। ठीक है, अब ये सारी ईयर्स में डिवाइड, और इसके अंतर्गत 3 अलग अलग पार्ट्स भी आते हैं। सबसे पहले तो आता है फ्रेशर्स के लिए, कि अगर कोई फ्रेशर है जिसकी मंथली ईयरली सैलरी 1 लाख से कम है तो उसको 50,000 तक का, या फिर फर्स्ट सैलरी जो भी है उसकी उतना अप टू 50,000 का उसको ग्रांट मिलेगा इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, 5-5 हज़ार के। नाउ द सेकंड इज दैट टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, के भाई जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आएगा तो उसको भी अलग से बेनिफिट्स मिलेंगे, और इसके अलावा जो अभी न्यू फ्रेश रिक्रूट्स हुए हैं उनको भी गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉयर्स को भी उसमें से बेनिफिट देगी। तो ये बेसिकली ये 3 अलग अलग पार्ट्स हैं, और इसमें वो बोल रहे हैं कि पहले आपने 10,000 करोड़ का जो बजट आउटले रखा था फॉर दिस ईयर, उसको अब रिड्यूस कर दिया जाए 6,852 करोड़ के लिए, तो अप्रॉक्सीमेटली 1/3 का इन्होंने रिडक्शन करा है। नेक्स्ट, गोइंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, लेजेंडरी तबला वर्चुओसो जाकिर हुसैन साहब रिसेंटली पास्ड अवे, ऐसा अब उनकी फैमिली ने कंफर्म कर दिया है। सो आई गेस, और पेपर में भी आ चुका है, सो वी कैन रिलाई ऑन दिस न्यूज़। उनकी डांसिंग फिंगर्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात करी गई है, वो बहुत ज़्यादा मशहूर थी और उनकी वजह से कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड म्यूज़िक में इनका बहुत बड़ा नाम था। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, गूगल ने प्रीति लोबाना मैम को अपने इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। इंडिया की हेड है प्रीति लोबाना मैम गूगल की। इनके अलावा इनसे पहले जो इस पोजीशन में थे वो थे संजय गुप्ता सर, जो कि अब एशिया पैसिफिक रीजन के हेड बन चुके हैं। नेक्स्ट, टाटा स्टील ने झारखंड का एक जगह है जिसका नाम है नाव मुंडी, उसके अंदर एक फुल वुमेन लेड शिफ्ट अपनी स्टार्ट कर दी, जिसमें ओवरऑल जितना भी काम होगा सिर्फ और सिर्फ विमेन ही करेंगी, विच इज़ ग्रेट इनिशिएटिव टाटा स्टील के द्वारा। आई सैल्यूट टू देम। नेक्स्ट बात करते हैं, एक डैनिश वैक्सीन की फर्म है जिसका नाम है बावेरियन नॉर्डिक, उसने और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो हमारी जो सबसे बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसिंग फर्म्स, एंड नॉट इन जस्ट इंडिया बट ऑल ओवर वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा नंबर में जो वैक्सीन प्रोड्यूस करती है वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है ताकि एमपॉक्स के लिए एक वैक्सीन जो है वो बनाई जाए, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग करी जाए, और लेट्स प्रीटी मच अबाउट इट। डैनिश की जो कंपनी है उसका नाम जो है, उसका नाम याद रख लेना, बावेरियन नॉर्डिक, और अपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। ठीक है, एमपॉक्स के लिए बेसिकली ये वैक्सीन बनाई जा रही है जिसका नाम है MVABN। नेक्स्ट बात करते हैं ONDC के बारे में, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जिसके बारे में आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। इन्होंने एक वाइट पेपर रिसेंटली इशू किया था। वाइट पेपर का मतलब होता है कि एक सजेशन काइंड ऑफ, ठीक है, वो सजेशन दे रहे हैं। तो सजेशन में उन्होंने एक डिस्कशन पेपर निकाला जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि जीरो कमीशन मॉडल जो है उससे
ड्राइवर्स की इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो हमारे मोबिलिटी ऐप्स होते हैं जैसे ओला, उबर, रैपिडो, इन सब के जो ड्राइवर्स होते हैं उनके ड्राइवर्स को कुछ कमीशन देना पड़ता है अपनी पेरेंट कंपनी और अपनी कंपनीज़ को। तो अगर हम उस सारे सिस्टम को हटा दें कि कमीशन देना ही ना पड़े, जो भी आपका फेयर बन रहा है वो डायरेक्टली सारे ड्राइवर्स को मिले। आई नो दिस विल हर्ट दी सेंटिमेंट्स ऑफ उबर, ओला एंड रैपिडो लाइक कंपनीज, बट इसकी वजह से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ग्रेटर इम्पैक्ट क्या होता है। जिस तरीके से अगर आपने मेरे रेपो रेट वाली वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर मैंने बताया था किस तरीके से वन थिंग विल लीड टू अनदर एंड किस तरीके से इन्फ्लेशन एक्चुअली में जो एमपीस का रेपो रेट होता है वो कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, तो उसको मैंने एक्सप्लेन करने का वहाँ पे कोशिश करी है। सो सिमिलरली अगर हम बात करी जाए इसकी ओएनडीसी के वाइट पेपर की, तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर ड्राइवर्स के पास ड्राइवर्स को कमीशन ना देनी पड़े, वो जो सारा उनका फेयर है वो एक्चुअली में उन्हीं के पास ही है, उसकी वजह से क्या होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। उनकी इनकम एक्चुअली 1 लाख पर एनम से भी ज़्यादा से बढ़ सकती है। अब उनकी जब इनकम बढ़ेगी तो वो अच्छा बेटर हाउसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, अपने घर पे, और अच्छी स्कूलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। और जब वो सब उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा तब वो जाके बाज़ार पे खर्चा भी कर सकते हैं। बाज़ार में जब खर्च करेंगे तो बाज़ार के जो मार्केट वाले जो लोग हैं वो भी उनके, अब फॉर एग्जाम्पल वो कपड़े खरीदने गए तो जो गारमेंट की शॉप वाला है, अब उसकी भी इनकम बढ़ेगी, उसकी इनकम बढ़ेगी तो उसके बच्चों के भी खर्चे बढ़ेंगे, वो बच्चों के खर्चे बढ़ेंगे तो वो भी अलग अलग जाकर और ज़्यादा खर्चे करेंगे। तो इससे पूरी जो इकोनॉमी होगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। इससे क्या होगा, जो हमारा जीएसटी है, जीएसटी का कलेक्शन भी ज़्यादा होगा, बिकॉज दैट एक्चुअली शोज कि कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं हमारी कंट्री में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, अगर हम बात करी जाए तो सर्कुलर इकोनॉमी में क्रिएट 10 मिलियन जॉब्स बाय 2050, ऐसा बोला गया है अमिताभ कांत सर ने, जो कि पहले नीति आयोग के सीईओ भी रह चुके हैं। अब सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी 11th-12th में, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, बट यहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी की बात करी गई है। सर्कुलर इकोनॉमी में होता है, अब जैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में तो हम बता दें कि हाँ भाई, हाउस होल्ड में अगर कुछ पैसे की अगर हाउस होल्ड की इनकम बढ़ती है तो उस वजह से प्राइवेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, प्राइवेट एक्सपेंडिचर का कंजप्शन बढ़ेगा और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो वो तो एक डिफरेंट चीज़ है कि हाँ भाई, गोल चक्कर चलता रहता है। जैसे कि अभी भी मैंने डिस्कस करा थोड़ी देर पहले भी कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपके घर पे ज़्यादा पैसे आते हैं तो घर की चीज़ें आप खरीदेंगे, घर की चीज़ें खरीदेंगे तो आपका प्राइवेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, प्राइवेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो फॉर एग्जांपल प्राइवेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर पहले आपके पास स्कूटी थी, अब आपके पास फोर व्हीलर है तो सबके पास फोर व्हीलर, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ना, सबकी जब इनकम बढ़ रही है तो सारे टू व्हीलर से फोर व्हीलर पे आ रहे हैं, बट रोड्स उतनी है तो ट्रैफिक जैम होगा। ट्रैफिक जैम होगा तो उसके लिए क्या होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, है ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी और बहुत हाईवेज वगैरह बनेंगे, फ्लाईओवर्स बनेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट देगी। अब कॉन्ट्रैक्ट देगी तो लेबरर्स की जो है वो इनकम बढ़ेगी। अब जो लेबरर्स है उनकी इनकम बढ़ेगी तो फिर वापस से वो कोई सर्विस, किसी की सर्विस लेने के लिए वो आगे खर्चे करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पेरेंट का कोई बिजनेस है मोबाइल फ़ोन्स का, तो लेबरर्स जो है वो अपने फ़ोन खरीदने जाएंगे, आप कीपैड वाले टच फ़ोन लेंगे तो आपके पेरेंट्स की इनकम बढ़ेगी और फिर वो पूरा एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बन जाता है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट सर्कुलर इकोनॉमी सिमिलर कंसेप्ट लगता है बट इट इज़ वेरी डिफरेंट। इट बेसिकली सेज के आपको, अच्छा इकोनॉमी का एक और मैं चीज़ बताता हूँ, इकोनॉमी में दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो होता है कि इट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू मनी, एंड इकोनॉमी का एक और होता है रिलेशन जो कि इको से, अगर आप इको वर्ड को गौर करोगे तो उससे रिलेटेड होगा, तो वही यहाँ पर भी है। इको का मतलब क्या होता है, इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। उसी तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है कि इकोनॉमी में जो चीज़ें हो रही है उसको रीयूज़ करना, उसको रिसाइकल करना। कोई भी चीज़ का बिल्कुल जो होता है ना उसका फुल मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लेना, फुल कंजम्पशन कर लेना, जितना उससे निकल सकता है उतना उससे आउटपुट निकालना, दैट इज़ बेसिकली सर्कुलर इकोनॉमी। जिस तरीके से आपने अगर वो देखी होगी, डियर जिंदगी मूवी देखी होगी, तो उसमें जैसे डॉक्टर जहांगीर खान जिस तरीके से जो चेन होती है साइकिल की उससे वो गॉगल्स बना लेता है वगैरह वगैरह चीज़ें कर लेता है। रिसाइकलिंग के बारे में आप अच्छी तरह जानते ही हैं। बट इससे मेरे को एक और चीज़ बताने का बड़ा मन कर रहा है कि एक बहुत ही अजीब सा एक कंसेप्ट कह लो या कुछ भी कह लो, जो कि एक बार मेरे दिमाग में आया था कि कोई भी चीज़ जो होती है ना, आउट ऑफ टॉपिक है बट आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि आप भी इस पर गौर कर सकते हो। बड़ा अजीब सा फिनोमेना है कि ये जो चीज़, कोई भी चीज़ ना कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, उसकी बस फॉर्म चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास आइस है तो आइस को आप नष्ट करोगे, पिघला दोगे तो पानी बन जाएगा, आइस नहीं रहेगी, बट वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, पानी बन जाता है। अब पानी को भी आप डिस्ट्रॉय करना चाहोगे तो भाप बन जाएगी। बट इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू दिस, ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल है। आप भी बोलोगे यार ये तो फालतू की चीज़ है, बट पेपर को ले लो यार, आपको लगता है कि कागज़ आप डिस्ट्रॉय कर देते हो, वो राख बन जाता है, हवा में चला जाता है, अगेन इट चेंजेस फॉर्म। कोई भी चीज़ ले लो, आप उसको जलाकर डिस्ट्रॉय कर दोगे तो मोस्ट ऑफ द चीज़ क्या बन जाएगी, वो भाप बन जाएगी।
और फिर वो ऊपर चली जाएगी और फिर कुछ ना कुछ बन जाएगा, फिर कुछ ना कुछ, मतलब इंसान भी कभी मरता थोड़ी है, वो आत्मा बन जाता है, कुछ और हो जाता है। तो मैं ये सोच रहा था ऐसी कौन सी चीज़ है जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं, जो कि डिस्ट्रॉय हो सकती है। एंड आई डोंट थिंक, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ है जो एक्चुअली में डिस्ट्रॉय हो जाती है तो मुझे बताना यार। मेरे को नहीं लगता कोई भी चीज़ कभी भी डिस्ट्रॉय होती है, बस वो अपनी फॉर्म ही तो चेंज कर लेती है, सारी चीज़ें यहीं पर ही रहती है। तो बस ऐसे अजीबोगरीब ख्याल मेरे को आते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करी जाए तो वर्ल्ड सॉरी होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करी जाए कि कॉमर्स मिनिस्ट्री देती है, तो उसका जो अभी रिसेंटली डेटा आया उसमें पता चला है कि 3 मंथ लो हो चुका है हमारा WPI, अब हो गया 1.89% नवंबर में। अब ये भी कम हो चुका है, हमारा इन्फ्लेशन भी कम हो चुका है, और हमारे GDP जो है उसके भी थोड़े हालात अब सुधरने को मिल रहे हैं। तो मैंने बोला था ना कि लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, कुछ चीज़ें कभी अच्छी होती है, कुछ कभी हमारे फेवर में चलती है, कुछ कभी नहीं चलती है, बट द बेस्ट पार्ट इज टू हैव पेशेंस। सबसे अच्छी बात है बुरे वक्त की कि वो गुजर जाता है और फिर अच्छा वक्त आ ही जाता है। तो आई गेस, बट वी हैव टू स्टिल बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज भाई साहब जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन चल रहे हैं, जो कि तगड़े चल रहे हैं, जैसे रोज हम देख रहे हैं US चाइना की वॉर के बारे में, रोज हम देख रहे हैं कि कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है। और अभी रिसेंटली आज ही मैंने पढ़ा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब और US फेड के जो चेयर है फेडरल रिजर्व ऑफ US के पॉवेल साहब, उन दोनों के बीच में भी भाई साहब 36 का आंकड़ा है। तो इनफैक्ट उनका जो पहला टर्म था ट्रम्प साहब का, तो वो तो उनको निकलवाना चाहते थे, बट स्टिल किसी तरीके से वो नहीं निकले। बट अभी वापस से ऐसा लग रहा है कि क्योंकि वो US प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो अब हो सकता है कि दोबारा से फेडरल रिजर्व में दिक्कत है, बिकॉज यार वो चाह रहे थे कि सीधा सीधा कि भाई आप लोग अपने जो उनका जो रेपो रेट होता है उसको कम कर दिया जाए, उसके रेट्स को बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाए। बट ऑफकोर्स यार वहाँ पे लोग ऐसे थोड़ी बैठे हैं, वहाँ पे भी लोग बहुत ज़्यादा समझदार बैठे हैं। जैसे कि अभी माइकल डी पात्रा सर ने भी किसी एक कंट्री में गए थे, वहाँ पर भी उनकी डिस्कशन हुई थी, मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पर भी उन्होंने बोला था कि जो डिजिटलाइजेशन है उस पर बहुत अच्छे से नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऑनलाइन जो गुड्स होते हैं और ऑफलाइन गुड्स होते हैं, दे इम्पैक्ट द मार्केट वेरी डिफरेंटली। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप एन आई ऑन देम, टू मॉनिटर देम, बिकॉज इट कैन अफेक्ट इन्फ्लेशन डायरेक्टली। और उसमें उन्होंने फिलिप्स कप की बात करी थी। नाउ आई एम एन इकोनॉमिक्स ऑनर्स ग्रेजुएट, और बट कोविड वाले टाइम का, तो कहते हैं ना कि यार कोई इंसान कहीं जगह एम्प्लॉयड होता है बट वो काम नहीं करता, तो अपने वैसे हिसाब किताब था कि हाँ भाई पढ़ रहे थे बट कुछ पढ़ा नहीं है हमने कोरोना में। तो वहाँ पे मुझे लगता है जब मैं फिलिप्स कप के बारे में सुनता था कि यार इतना कॉम्प्लिकेट क्या ही करता होगा यार, मतलब इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस तो यार आपको इन सब चीज़ों की जरूरत थी। बट नाउ अब मेरे को ये समझ आ रहा है कि नहीं यार, इट नॉट एवरीथिंग इज अबाउट बिजनेस। अगर आप गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जितनी पॉलिसीज होती है, तो डेफिनेटली फिर इसका और पता नहीं कैसे ऐसा ये जिससे ISLM मॉडल पता नहीं क्या क्या होता था। नाउ आई एम एक्चुअली ग्लैड टू नो दैट दीज थिंग्स एक्चुअली मेक सेंस। अच्छा लगता है टू नो अबाउट दिस थिंग्स, एंड इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन अवर एजुकेशन सिस्टम एज वेल, जो कि बहुत मुश्किल से आता है। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी अगर बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग का जो PMI इंडेक्स होता है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जो कि निकालता है HSBC फिलहाल, उसके अंदर भी देखा जाए तो वो भी ग्रो कर चुका है। अब वो भी ग्रो कर चुका है 60.7 में। अब सबको पता है कि 50 जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, उससे नीचे का अगर स्कोर आता है तो इसका मतलब है जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और 50 के ऊपर है तो एक्सपेंड कर रही है, बट अभी वो 60 पर आ चुकी है। दैट इज़ अ वेरी गुड साइन, एंड आई रियली एम थैंकफुल टू ऑल द पॉलिसी मेकर्स कि यार आप इतने सही तरीके से अपनी इकोनॉमी को ड्राइव कर रहे हो। अभी तो रिसेंटली हमारे गवर्नर साहब भी चेंज हो गए हैं, तो अभी उनकी तरफ से भी, और ऐसी जो सिचुएशन आ गई है जो अभी बहुत ज़्यादा टाइट चल रही है, और अभी रिसेंटली जो हमारे सेंटिमेंट्स हुए थे इतने ज़्यादा हुए थे कि भाई सब कुछ ही टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है और ग्रोथ कम हो रही है। बट आपको पता है, मुझे भी पता है कि हमें तो पूरा भरोसा था कि यार देखो सबर रहो, सब ठीक होगा। ये बस कुछ टाइम ऐसा होता है जब थिंग्स साथ नहीं देती है हमारा, लेकिन धैर्य रखो, सब सही हो जाता है और सब सही हो गया है। So that is all from my side. If you want to add up onto anything, do let me know in the comment section, or you can also connect with me on the Cool School, जहाँ पर हम रोज़ शाम को क्विज भी करते हैं और भी सारी डिस्कशन करते हैं regards to any subject or any topic. So thank you all for listening to me. कल मिलेंगे दोबारा से. Thank you again for listening to me. I'm proud of you.